पर्यावरण हमारे आसपास मौजूद वो क्षेत्र है जहां बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं और आपस में इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन ये तो किताबी डेफिनेशन है। पर्यावरण इस किताबी डेफिनेशन से कहीं ज्यादा होता है। पर्यावरण आप कह सकते हैं हमारे जीवन का आधार है और इसी जीवन के आधार को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। अब हम करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले वीडियो शुरुआत करने से आपके लिए एक विचार है, एक कोट है जिस पर सोचिएगा और अगर आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो इसको आप अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे आप जीएस पेपर 4 लिख रहे हो, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो या फिर आप जीएस पेपर 3 लिख रहे हो, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है? महात्मा गांधी का विचार है। महात्मा गांधी ने कहा था पृथ्वी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पृथ्वी मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि आप इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो ये भी गांधी जी का ही विचार है कि देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी कि दुनिया में हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए तो पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्योंकि लालच असीमित होता है। तो हमें अपनी जितनी ज़रूरतें हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, वहां तक सीमित रह करके चलना चाहिए। और जब इंसान अपनी इच्छाओं से, अपनी जो नीड्स हैं उनसे आगे बढ़ता है, अपनी नीड से आगे बढ़ते हुए अपनी ग्रीड की तरफ जाता है, तो ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा के बीच में पर्यावरण को हम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, या आप कहें एनवायरमेंट को हम सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने विचार पेश किया था कि अगर आप जो है केवल अपनी इच्छाओं तक, अगर आप केवल अपनी जरूरतों तक सीमित रहें, तो आप जरूरतों तक सीमित रह करके पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को भी सीमित कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट विचार है, आप इस विचार को अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और हमारा जो टॉपिक है वो है आज का विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर आप बात करें तो हर साल हमने देखा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? बहुत सामान्य सा उद्देश्य है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य है कि दुनिया भर को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाए, दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर के जो जागरूकता है उसको बढ़ाया जाए और कार्यवाही को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि केवल हम विचार ना करें, केवल हमारे मन में ये विचार ना आए कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, हम उसको एक्शन में भी जो है कन्वर्ट कर सकें। यानी कि हम असल में अपने विचार को जो है अमली जामा भी पहना सकें कि हमको अपने पर्यावरण को सुरक्षित भी रखना है। इसके अलावा दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में जो है कार्यक्रम का आयोजन होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो 2025 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या है? तो इस बार हमारी जो थीम है वो है पुटिंग एन एंड टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी कि इस बार की जो हमारी थीम है वो किसको लेकर के है? प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के है। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार 2025 में पर्यावरण दिवस जो है उसकी थीम क्या है? पुटिंग एन एंड टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन पर इस बार सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और आगे बढ़े, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। तो इस वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी के नेतृत्व में बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये जो एक कार्यक्रम है जिसको संचालित करता है यूएनईपी, इसके एक पूरक के तौर पर, इसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। यानी कि यूएनईपी इस कार्यक्रम को चला रहा है और इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए इस बार जो है हम अपना जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके थीम को प्लास्टिक पॉल्यूशन पर आधारित जो है हमने बनाया है। इसके अलावा ये अगर आप इस कार्यक्रम की बात करें, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य है दुनिया भर के समुदायों को सतत समाधान यानी सस्टेनेबल सोल्यूशन अपनाने और सस्टेनेबल सोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। सस्टेनेबल सोल्यूशन में आपका प्लास्टिक को कम करना शामिल होता है कि आपको प्लास्टिक को कम करना है और जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव्स को बढ़ावा देना है। तो ये हमने सबसे पहले देखा कि बेसिकली आपका पर्यावरण दिवस की क्या थीम है और जो आपका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन प्रोग्राम है इसको कौन संचालित कर रहा है और उसका काम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। और आगे बढ़ा जाए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो हर साल जो विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन होता है उस पर एक मेजबान देश भी निर्धारित किया जाता है। हर साल ये तय होता है। इस बार का मेजबान देश अगर आप देखें तो कोरिया गणराज्य जो है 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश है कोरिया गणराज्य। इसमें भी एक शहर पर जो ध्यान केंद्रित किया गया है
वो शहर है, वो प्रांत है आपका जेजू प्रांत। कौन सा है? जेजू प्रांत है। जेजू प्रांत बेसिकली आपका जो कोरिया गणराज्य है इसका बहुत ही सुंदर सा द्वीप है, जो अपने पर्यावरण संबंधी पहलों और संधारणीय जीवन पद्धति के लिए, सस्टेनेबल और बहुत इंक्लूसिव जो एनवायरमेंट लाइफस्टाइल है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। और इसके बारे में एक फेमस बात ये भी है कि ये जो जेजू प्रांत है इसने बेसिकली ये प्लेज लिया है कि ये 2040 तक पर जो आपकी प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। और इसके लिए लगातार जेजू प्रांत में कई सारे जो इनिशिएटिव हैं वो भी शुरू किए गए हैं। इसीलिए इस बार का जो आपका थीम है वो भी प्लास्टिक पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। जो देश है, जो आपका जो जेजू प्रांत है, जो सिटी चूज की गई है वो भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक पोल्यूशन से जुड़ी हुई है। तो ये हमने मेजबान देश के बारे में बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे और विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर आप हिस्ट्री टेस्ट करने जाएं तो 1972 में एक कार्यक्रम हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के बाद दुनिया भर में आपको विश्व पर्यावरण दिवस की जो अवधारणा है वो देखने को मिली थी। इसके बाद उसी साल आप देखें तो उसी साल बेसिकली आपकी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने आधिकारिक तौर पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर नामित किया गया था। और फिर 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में आपका कार्यक्रम आयोजित किया गया और 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 5 जून को किया गया था। थीम क्या था उस साल का? तो पहले विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था आपका ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। तो ये चीज यहाँ पर हमको याद रखनी है कि पहला कार्यक्रम कब हुआ था? 5 जून 1973 को हुआ था और थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। ये हमने इसको समझ लिया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो रहे उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है जो आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन पर 1972 में ही साइन हुए थे, जिस कार्यक्रम की भी हमने बात की। तो स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बेसिकली इस जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसको अपनाया गया था। एक ऐतिहासिक घोषणा इसको माना जाता है। इस पर हस्ताक्षर हुए थे 16 जून 1972 को और इसमें वैश्विक पर्यावरण शासन और सतत विकास के सिद्धांतों की रूपरेखा जो है तैयार की गई थी कि दुनिया भर में जो भी आपका एनवायरमेंटल रूल्स होंगे उनको कैसे गवर्न किया जाएगा, उनको कैसे निर्धारित किया जाएगा, वो यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में तय किया गया था। इसके साथ साथ पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी इस पूरे कन्वेंशन में विचार किया गया था। थीम तो हम पहले भी देख चुके हैं, ओनली वन अर्थ थीम था इसका और 122 देशों ने इस पूरे कार्यक्रम में या इस पूरी घोषणा में भाग लिया था। तो सबसे पहले हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात कर ली है। अब यहाँ पर यूएनईपी भी इस संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यूएनईपी पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी वो आपका की गई थी 5 जून 1972 में, यानी कि जिस साल जो कन्वेंशन हमने देखा था ह्यूमन एनवायरनमेंट कन्वेंशन, उसी साल इसको भी स्थापित किया गया था और दोनों आपस में काफी ज्यादा जुड़े भी हुए हैं। है क्या ये बेसिकली आपका एक वैश्विक पर्यावरणीय संगठन है। क्या है? एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत रहते हुए पर्यावरण के काम करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है या सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनईपी है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा निर्धारित करना, यानी कि दुनिया भर में जो भी आपके एनवायरमेंटल गवर्नेंस होंगे वो किस तरफ किस दिशा में होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, एजेंडा कैसा होगा, वो निर्धारित यहाँ पर किया जाता है। फिर सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देना और यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, विश्व भर में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, ये पर्यावरण संबंधी नीतियों और पहलों को संचालित कर एक स्वास्थ्य और स्थिर ग्रह के लिए प्रयास करता है। यानी कि ओवरऑल इसका काम यही है कि दुनिया भर में जो भी पर्यावरणीय नीतियां बन रही हैं उनमें उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, उनको ठीक ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। ये काम कौन करता है? यूएनईपी करता है। यूएनईपी की कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इनके बारे में पूछा जाता है। रिपोर्ट्स के नाम हम देख लेते हैं। एक रिपोर्ट है इनकी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। नाम आपको याद रखना है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जो है, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये भी जो है आपका यूएनईपी जारी करता है। फिर इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट, ये भी यूएनईपी जारी करता है। तो ये 3 रिपोर्ट आप मुख्यतः याद रख सकते हैं यूएनईपी के बारे में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट अभियानों की अगर आप बात करें जो यूएनईपी संचालित कर रहा है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं, जैसे बीट पॉल्यूशन इनिशिएटिव है, आपका UN 75 इनिशिएटिव है,
फिर विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ही संचालित करता है। फिर वाइल्ड फॉर लाइफ जो कार्यक्रम है ये भी यूएनईपी जो है इसको संचालित करता है और इनके माध्यम से संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव देख लिए हैं जो कि कौन संचालित करता है, यूएनईपी जिनको संचालित करता है। अब एक और कन्वेंशन की बात करते हैं, इसमें जो अगला जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो है आपका रामसर कन्वेंशन, जिसको आप वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं। इस पर भी जो साइन हुए थे वो 1971 में किए गए थे। ये जो रामसर है ये बेसिकली आपका ईरान का एक शहर है, किसका शहर है, ईरान का एक शहर है जहां पर इस पूरे एग्रीमेंट में साइन किए गए थे। ये जो अग्रीमेंट है या जो रामसर कन्वेंशन है ये आपका जो वेटलैंड्स होते हैं उनके संरक्षण और उनके सस्टेनेबल यूज के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पर काम करता है। उद्देश्य क्या है इसका, विश्व भर में पर जो आपकी जो वेटलैंड्स हैं उनको जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को रोका जाए और वेटलैंड्स के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। अब आप सोचेंगे वेटलैंड के संरक्षण को बढ़ावा देना क्यों इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड के संरक्षण को बढ़ावा देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जब आप बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो वेटलैंड्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्वाटिक इकोसिस्टम के तौर पर काम करते हैं और इनकी जो डाइवर्सिटी होती है, यहाँ पर डाइवर्सिटी को सपोर्ट करने की जो क्षमता है या फिर इनकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको वेटलैंड्स में, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी की अगर आप बात करें, उत्पादकता की अगर आप बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको वेटलैंड्स में ही देखने को मिलती है। इसीलिए वेटलैंड्स को संरक्षित करना काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपका 1971 में इस कन्वेंशन पर साइन किए गए थे। मुख्य लक्ष्य की अगर आप बात करें तो इसका मेन टारगेट है जो आपके वेटलैंड्स हैं उनके लॉस को रोका जाए, इसके साथ साथ जो बचे हुए वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित किया जाए। इस कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर किए गए थे और ये 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। इसके अलावा 1 नवंबर 1982 को भारत इस पूरे कन्वेंशन का हिस्सा बन गया था। तो ये हमने रामसर कन्वेंशन की बात कर ली है। इसके अलावा सिटेज की अगर आप बात करें, सिटेज भी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। सिटेज की फुल फॉर्म है बेसिकली वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये है सिटेज। सिटेज पर ये जो आपका कन्वेंशन है 1973 में किया गया था। 1973 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 1 जुलाई 1975 को जो है ये लागू हो गया था। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और वन्य जीवों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार विनियमित करता है कि उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा ना हो। यानी कि जो भी बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है इसके माध्यम से कि जो भी स्पीशीज आपका खतरे में है उनके व्यापार को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, उनके ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। इस लिहाज से कंट्रोल किया जाता है ताकि उनके जो एक्सटिंक्शन है उसको बचाया जा सके। इसके अलावा इस समझौते में आपको 3 अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं। अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 2 है और अपेंडिक्स 3 है। इसमें सूचीबद्ध कुछ प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उनके संरक्षण की स्थिति के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। एक में बेसिकली आपके वो स्पीशीज होती हैं जिनको दुनिया भर में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, जिनको ट्रेड करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आपका जिनको ट्रेड करने की वजह से खतरा पैदा हो सकता है, वो आपका 1 में शामिल होते हैं। इसके अलावा भारत 1 जुलाई 1976 को इसका हिस्सा बना था। तो ये हमने आपका सिटेज की बात कर ली है। अगला अगर आप देखें तो यहाँ पर भारत के कुछ कानूनों की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कानूनों में से एक है, जिसको आप सबसे पुराने कानूनों में से भी एक कह सकते हैं, वो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और सबसे इंपॉर्टेंट कानून में से एक है। तो WPA 1972 की अगर आप बात करें तो ये अधिनियम जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवास के प्रबंधन और जंगली जीवों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के लिए विनियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो ओवरऑल भारत में जितनी भी आपकी स्पीशीज हैं, चाहे वो आप जानवरों की स्पीशीज हो चाहे वो पौधों की स्पीशीज हो, उनको कंट्रोल करने, उनको रेगुलेट करने और उनके व्यापार को कंट्रोल करने, ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने जिनकी वजह से उनके जीवन पर खतरा पैदा हो सकता है, उनको कंट्रोल करने का काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत उन पौधों और जानवरों की सूची भी तैयार की जाती है जिन्हें सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा और निगरानी प्रदान की जाती है। तो इसमें अगर आप देखें तो टोटल कितनी लिस्ट आपको मिलती हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रिसेंटली बदलाव किए गए थे और इसमें टोटल 4 लिस्ट आपको देखने को मिलती हैं। कितनी है टोटल? 4 लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो टोटल 4 लिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा वन्यजीव अधिनियम ने सिटेज में भारत के समावेशन को भी सरल बनाया था।
क्योंकि भारत के पास इस तरह का कानून मौजूद था तो भारत आसानी से सीटीएस का हिस्सा बन गया था। और रिसेंटली जो आपका अमेंडमेंट हुआ था इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, उसके माध्यम से भारत सरकार की तरफ से ये जो एक्ट में 4 लिस्ट हैं, इसमें से जो 4th लिस्ट है वो आपका जुड़ी हुई है सिटेस से। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सी लिस्ट सिटेस से जुड़ी हुई है, 4th लिस्ट सिटेस से जुड़ी हुई है। 3rd लिस्ट जो है वो प्लांट्स को लेकर के है, और 1st और 2nd लिस्ट जो है वो जानवरों को लेकर के। तो एक बार फिर से इसको याद कर लीजिए, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें पहली और दूसरी लिस्ट जो है वो जानवरों को लेकर के है, तीसरी लिस्ट प्लांट्स को लेकर के है, चौथी लिस्ट सिटीज के एनिमल और प्लांट्स को लेकर के है। तो ये लिस्ट के नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। और अगर आप बात करें, अगला जो इंपॉर्टेंट कानून है, इसको भारत में सबसे इंपॉर्टेंट कानून में से एक माना जाता है एनवायरमेंट के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये है आप या जो आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट कानून है, ये है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ईपीए 1986। तो ये अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसको भारत में पर्यावरण के लिए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। तो ये चीज भी यहाँ पर हमको याद रखनी है। इसके अलावा ये पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया की प्रणाली निर्धारित करता है। ईपीए का अधिनियम जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किया गया था, ताकि स्टॉकहोम सम्मेलन में निर्धारित उद्देश्यों को लागू करने में भारत अपनी भूमिका अदा कर सके। तो ये हमने देख लिया कि आपका 1986 वाला भी इंपॉर्टेंट कानून यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से एक ग्लोबल टाइगर फोरम की भी शुरुआत की गई है। ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो भारत ने शुरू किया था, इसका मुख्यालय भी आपको भारत में मिलेगा, और इसको शुरू किया गया था 1993 में, 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य तौर पर दुनिया में वो सभी देश जहां पर आपको टाइगर्स मिलते हैं, जहां पर टाइगर लैंडस्केप आपको मिलता है, वो देश जो है वो इसका हिस्सा है। और प्राथमिक लक्ष्य इसका यही है कि दुनिया भर में टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए भारत की तरफ से ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही हमारे इस पूरे टॉपिक को लेकर के। और अब यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अंत में आपके लिए एक सवाल है, सवाल अभ्यास प्रश्न है, लेकिन यूपीएससी ने 2019 में सवाल को पूछा था, तो पीवाईक्यू भी है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, रामसर कन्वेंशन के तहत भारत सरकार के लिए भारत के क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों की सुरक्षा और संरक्षण करना अनिवार्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, रामसर कन्वेंशन की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 तैयार किए गए थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आर्द्र भूमियों के जल निकासी क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र भी शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे, क्योंकि आपने पीवाईक्यू पढ़े ही होंगे। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है वो आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।